हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BANS 184 पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी की आगे की यूनिट्स कंप्लीट करवाऊंगी। सॉरी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। BANS 184 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जहाँ पे आपको इसकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको इग्नू के BA के कोर्सेज़ चाहिए, BA के सब्जेक्ट्स चाहिए, तो बच्चा आप इग्नू एग्ज़ाम्स पे देख सकते हैं। और अगर आप इग्नू से BSc कर रहे हैं, जिसमें आपके साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक केमिस्ट्री, बॉटनी, ये बुक्स हैं आपकी, तो आप फिज़िक्स फैंटम पे विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपकी केमिस्ट्री साइंस से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। और ये स्टार्ट करते हैं हमारी ब्लॉक 2। देखिए, ब्लॉक 2 का आज मैं आपको यूनिट 7 करवा रही हूँ। इसके साथ में हमारा यूनिट 1 तो कंप्लीट हो गया और आज हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, ब्लॉक 2 भी कंप्लीट हो जाएगा विथ 3 यूनिट्स। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 7, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड NGOs। बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इग्नू एग्ज़ाम्स के लिए, इसके साथ साथ में ये आपकी नॉलेज को भी काफ़ी एनहेंस करेगा। ये जो यूनिट है ना, इस पूरी बुक की ये मेरी पर्सनल फेवरेट यूनिट है। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारा चेक योर प्रोग्रेस है। क्वेश्चन है, लिस्ट आउट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ जस्ट एंड एफिशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम। तो आपको ना यहाँ पे इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन देखिए, ये इसका आंसर मिलेगा बच्चा पेज नंबर 124 और 125 पे। तो यही पेज नंबर मैंने खोला हुआ है। कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम के, एफिशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है वो आपको बता रखे हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइट टू हेल्थ एंड कंपोनेंट्स। तो जो राइट टू हेल्थ है ना, ये हमारा आर्टिकल 12 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड डिफाइन द जनरल कमेंट 14 ऑफ द कमिटीज़ ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे पहला कंपोनेंट आता है हमारा अवेलेबिलिटी। जो हेल्थ केयर सर्विसेज है ना, वो सबके लिए अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। लाइक कि कोई भी कास्ट है, क्लास है, रिलीजन है, जेंडर है, इसके बेसिस पे उनमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर उसकी कास्ट छोटी है या रिलीजन अलग है, तो डॉक्टर्स उसको ट्रीट करने से डिनाई नहीं कर सकते। जो एक हेल्थ सिस्टम, जो एक ट्रीटमेंट एक रिच और वेल्दी पर्सन को मिल रहा है, वही सेम जो ट्रीटमेंट है वो उसी इंसान को भी, चाहे वो पुअर है, चाहे जो भी मर्जी उस इंसान की क्लास हो, कास्ट हो, तो उसके लिए भी वो हेल्थ केयर उतनी ही ज़्यादा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जितनी कि किसी और सेकंड पर्सन के लिए है। तो जो हेल्थ केयर सर्विसेज है ना, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी कास्ट हो, क्लास हो, रिलीजन हो, जेंडर हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है बच्चा हमारा एक्सेसिबिलिटी। ये तो ना आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये 3 है। पहला अवेलेबिलिटी हो गया, सेकंड एक्सेसिबिलिटी हो गया, थर्ड वन इज़ एक्सेप्टेबिलिटी हो गया। एक्सेसिबिलिटी का भी मतलब क्या हो गया, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है ना, वो फिजिकली और इकोनॉमिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए हर किसी के पास। अब फॉर एग्जांपल, एक कोई हॉस्पिटल बना दिया जाए जो सबके लिए, चाहे वो पुअर है, चाहे रिच है, सबके लिए, लेकिन वो इतना दूर कर दिया कि वहाँ तक जाने का कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट ही नहीं है और ज़्यादा जाने में टाइम भी लग रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा। तो अवेलेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए फिज़िकली और इकोनॉमिकली, कि वो सब उसको क्या करे, वहाँ तक सब लोग जा सके। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एक्सेप्टेबिलिटी, रिलेटेड टू रिस्पेक्ट फॉर मेडिकल एथिक्स, कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड सेंसिटिविटी टू जेंडर। एक्सेबिलिटी रिक्वायर्स दैट हेल्थ फैसिलिटी गुड होनी चाहिए, गुड सर्विसेज होनी चाहिए, प्रोग्राम जो होते हैं वो पीपल सेंटर्ड होने चाहिए, उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं, जो डाइवर्स पीपल पॉपुलेशन है, मतलब हमारे इंडिया में डिफरेंट कल्चर पाया जाता है, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग पाए जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं ना, उनके अकॉर्डिंग, जो उनकी स्पेसिफिक नीड को पूरा करते हुए पीपल सेंटर प्रोग्राम्स हमारे पास होने चाहिए। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस जो प्रोवाइड करी जा रही है साइंटिफिकली और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस उसमें होने चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए, एफिशिएंसी और टाइमली नेचर होना चाहिए सर्विस का, जो कि हर एक एस्पेक्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है।
तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स आप कौन कौन से लिखेंगे, पहला है आपका अवेलेबिलिटी, दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, थर्ड वन इज़ एक्सेप्टेबिलिटी एंड फोर्थ वन इज़ क्वालिटी। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद में देखिए अकॉर्डिंग टू श्रीनिवासन 2006 कुछ 4 क्राइटेरियाज आपको दे रखे हैं जो कि हेल्थ केयर सिस्टम के जस्ट एंड एफिशिएंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला आता है यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, जो कि आपका ऊपर से डिफाइन कर दिया। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फाइनेंशियल कॉस्ट का। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, उनमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट आता है पे स्केल अटेंशन जो होती है वो वनरेबल ग्रुप्स जैसे डिसेबल्ड है, एजेड है, चिल्ड्रन है, उनके लिए भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ वो जो केयर है या जो वो सर्विस है वो उनके लिए अफोर्डेबल ना हो, ये चीज़ भी यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो इन सब ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए पेस जो है ना वो उस अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल्स हैं ना उनमें आपको अलग अलग क्राइटेरियाज देखने को मिलते हैं। लाइक आप PWD में आते हैं उनके लिए अलग है, ओल्ड एज में उनके ट्रीटमेंट में थोड़ा अलग कंसेशन होता है। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे देखी भी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चा, हमारे पास 6 कंपोनेंट्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं एफिशिएंसी और सक्सेस को पब्लिक हेल्थ केयर में। तो ये कौन कौन से आते हैं, पहला आता है इनोवेशन टू डेवलप द एविडेंस बेस्ड फॉर एक्शन। सेकंड पॉइंट आता है टेक्निकल पैकेज जो है लिमिटेड नंबर ऑफ हाई प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ इफेक्टिव परफॉर्मेंस होनी चाहिए। डी पार्ट में आता है पार्टनरशिप और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ ई कम्युनिकेशन जो है ना वो एक्यूरेट और टाइमली इन्फॉर्मेशन हेल्थ कम्युनिटीज़ सिविल सोसाइटीज़ के लिए होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ पॉलिटिकल कमिटमेंट भी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स इनके हेल्प से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए इसको, यहाँ पे ये ठीक है। नाउ ये हमारा चेक योर प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं एक नेक्स्ट ना देखिए चेक योर प्रोग्रेस नहीं है। नेक्स्ट मुझे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा क्योंकि चेक योर प्रोग्रेस मैंने इतना अच्छा क्वेश्चन उसका मुझे लगा नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा आपके लिए इंक्लूड कर दिया कि नहीं भाई ये तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन है एनजीओ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू द पुअर। जो एनजीओज है ना, एनजीओज की फुल फॉर्म क्या होती है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हेल्थ केयर होती है, जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्थ केयर में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें ना आपको कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं, तो मैंने काफ़ी पॉइंट्स इसमें हाईलाइट करे हुए हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे देखिए जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है ना, इसके अलावा कुछ और स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं किसके ऊपर, लोगों की हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें जो एनजीओज़ है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो मोस्टली अंडर प्रिविलेज सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उन तक जाने के लिए। जो एनजीओज़ होते हैं उनकी लॉन्ग स्टोरी है, जो कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है प्रमोशन में, किस चीज़ के प्रमोशन में, ह्यूमन वेलबींग के। पर्टिकुलर एनजीओ जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स कम्युनिटीज़ टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें ना इनकी हेल्थ और डेवलपमेंट की बहुत सारी अलग अलग रिसर्च थ्योरीज, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो आपको लिखने हैं। अगर हम एनजीओज़ की बात करें तो जो एनजीओज़ है ना उनके अलग अलग नाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये हमारा थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये बहुत सारे नाम हैं एनजीओ के जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इन्हें नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो कौन कौन सी, जैसे ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, बाय लॉ और कस्टम डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनी सरप्लस। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, इतना ज़्यादा मत घुसेगा, सिर्फ ऊपर से ध्यान रख लीजिएगा कि जो एनजीओज़ हैं उनके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में इनको अलग अलग तरीके से जाना जाता है। अब ये जो है ना नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनमें फ़ंड कहाँ से आता है, तो ये जो है ना एनजीओज़ ये फ़ंड को जनरेट करते हैं कहाँ से, फॉरेन फंड से। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स होते हैं, इसके अलावा कुछ ये रिसोर्सेज को जनरेट करते हैं, उससे भी इनको जो फ़ंड है, चैरिटेबल डोनेशंस होते हैं वो एनजीओज़ को मिलते हुए चले जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एनजीओ इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनको एक्नॉलेज किया है। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ फंक्शंस आपको दे रखे हैं। अभी तक तो आपने ये पढ़ा कि जो एनजीओज़ हैं वो क्या हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शंस जो है ना हेल्थ सिस्टम के वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सिस्टम के फंक्शंस, जो एनजीओज़ हैं इनके फंक्शंस क्या हैं, बेसिक इनके फोकस क्या होता है। प्राइमरी फोकस जो एनजीओ का होता है हेल्थ सेक्टर में वो क्या क्या है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करवाना,
जो हेल्थ है ना, सोशल नीड्स होती हैं, जैसे विमेंस, एल्डर हैं या वनरेबल लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी हेल्थ को फुलफ़िल करना। फंक्शंस के बाद में जो आपके फंक्शंस हैं यहाँ पे एनजीओ के हेल्थ सिस्टम के, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हेल्थ एक्टिविटीज़ ऑफ एनजीओ इन इंडिया। मींस कि जो एनजीओज़ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी हेल्थ एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं भारत देश में। सो देखिए, एनजीओ जो है ना वो रन हॉस्पिटल्स आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है बच्चा, जहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है, मतलब डिफरेंट। और होमो वर्ड अगर मैं बोलूँ तो होमोजीनियस का मतलब होता है जहाँ पे सिमिलर टाइप के। तो जो एनजीओज़ है ना वो अलग अलग तरीके के हॉस्पिटल्स को रन करते हैं, और बहुत सारी अलग अलग टर्म्स के फॉर्म में, जैसे ऑनरशिप हो गया, कहीं पे फाइनेंस कर रहे हैं, कहीं पे कॉस्ट है, इन तरीके से वो रन करे जाते हैं। अगर यहाँ पे पास्ट 10 ईयर्स की, लास्ट कुछ ईयर्स के रेशो की बात करें तो कुछ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के एनजीओज़ में जो है ना वो एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, और अगर भारत देश की बात करें तो जो मेजॉरिटी ऑफ दीज एनजीओज़ है ना वो कवर्ड करी जाती हैं अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट और इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इनके अंडर इनको रजिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये ना कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आपको दे रखे हैं जो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओके कि जैसे एनजीओज़ को जो फ़ंड मिल रहा है उसका किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ वो लोग करते हैं, पॉजिटिव सेंस में। बहुत आपको ऐसी स्टडीज़ आपने पढ़ी भी होंगी, तो वहाँ से आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू मोनिका दास गुप्ता, द हेल्थ एक्टिविटीज़ ऑफ एनजीओज़ इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 9 ग्रुप्स। जो हेल्थ एक्टिविटीज़ है ना एनजीओज़ की भारत देश में, उसको 9 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। जैसे पहली है मेडिकल एजुकेशन, दूसरी है हॉस्पिटल सर्विसेज, थर्ड वन इज़ रिहेबिलिटिव क्लिनिक्स हो गया, आउट पेशेंट क्लिनिक्स हो गए, और इसके अलावा जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया फॉर टारगेट पॉपुलेशन के लिए। यहाँ पे टारगेटेड पॉपुलेशन का मतलब है कि जिन हेल्थ क्राइसिस, हेल्थ इश्यूज़ को वो लोग देखते आ रहे हैं, ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं, कुछ मेडिकल रिसर्च में इंगेजमेंट हो जाना। तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर जो एनजीओज़ जो हैं उनके हेल्थ सेक्टर और फ्यूचर में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि जो ऑल द स्टेजेस हैं वहाँ पे डेवलपमेंट जो है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स का, एनजीओज़ जो है वो काफ़ी इफेक्टिवली उसको डेवलप कर पा रहे हैं। और जो एनजीओज़ हैं वो वर्क कर रहे हैं फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स प्राइमरी हेल्थ केयर। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसकी साइड में उनका वर्क ज़्यादा बढ़ रहा है। प्लस एनजीओ जो है ना वो असिस्ट करते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर्मेशन इन द एरियाज ऑफ हेल्थ केयर एंड इंटीग्रेटेड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एनजीओज कैन कंट्रीब्यूट टू प्राइमरी हेल्थ केयर इन मैनी वेज। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, जैसे पुअर डिसएडवांटेजेस, पुअर जो कैपेसिटी ऑफ वर्क विद पुअर है, या फिर जो रिमोट और लोकेटेड पॉपुलेशन है उनके लिए इसमें काफ़ी हद तक डिसएडवांटेजेस होते हैं, सर्विसेज की लैकनेस हो जाती है, बट एनजीओज वहाँ पे भी बहुत प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। और नाउ इसके साथ में आप देखेंगे ये जो हमारा ब्लॉक है ना, ब्लॉक 2 कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने आपको अभी यूनिट 7 भी कंप्लीट करवा दी है। अब इस यूनिट के साथ में आप एक बार देखिए, हमारी इस बुक में टोटल 3 ब्लॉक्स आपको गिवन है, जिसमें से पहले दोनों ब्लॉक आपके 7 यूनिट्स में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका ब्लॉक 3 करेंगे, और जो ब्लॉक 3 है ना, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको ना ऐसा लगेगा जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स आपने 10th की एनसीईआरटी में देखा होगा, अगर आपके पास 10th तक मैथ्स थी तो, और 11th 12th में थी तो भी आप इससे फेमिलियर होंगे, जहाँ पे आपने ग्राफ, बार, पाई चार्ट, और जैसे फ्रीक्वेंसी ग्राफ, अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं ना जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। तो यही चीज़ें जो है ना ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे कंप्यूटर में एक्सेल होता है, पावर पॉइंट है, ये सब पॉइंट्स हम नेक्स्ट ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो ये ब्लॉक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसके क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, और हर चीज़ आपको यहाँ पे लर्न करनी पड़ेगी, नो डाउट। आपने समझा हुआ है तो आप डेफिनेटली इसको कर लेंगे, उन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखा हुआ है तो। ना बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे ब्लॉक में, ब्लॉक 3 यूनिट 8, 9, 10 में आपको एक साथ कंबाइन करवा दूंगी। और ये आपकी बुक का कवर पेज है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, BNS 184, उसमें आपको इसकी बुक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। प्लस आपका नेक्स्ट ब्लॉक जो 3rd ब्लॉक है ये कंप्लीट करवाते ही इस पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आपको दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।